इस वीडियो में हम इकोसिस्टम के नेक्स्ट फंक्शन की बात करने वाले हैं, डिकॉम्पोजिशन। जैसे इकोसिस्टम का एक फंक्शन था प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिविटी, जहां पे वो बायोमास का सिंथेसिस कर रहा था। इसी तरह से एक फंक्शन होता है डिकॉम्पोजिशन, जहां पे वो बायोमास को ब्रेक कर रहा होगा। भाई अगर बायोमास लगातार बनता जाएगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को मिला मिला के बायोमास हम लगातार बनाते रहेंगे, तो बायोमास ही बायोमास पूरे अर्थ पे इकट्ठा हो जाएगा। पर ऐसा होता तो नहीं है। जो भी डेड ऑर्गेनिज्म, डेड एनिमल, प्लांट होते हैं, उनकी बॉडी डिकम्पोज करती है और थोड़े दिन बाद आप देखते हो वो खत्म होने लगती है। तो वो खत्म होके कहाँ जाती है? उसका डिकम्पोजिशन होता है। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिसॉल्व करके बैक्टीरिया और फंजाई जो डिकम्पोजर होते हैं वो सॉइल में उसके न्यूट्रिएंट्स को वापस मिला देते हैं और इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन का मतलब है जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, इकोलॉजी में जितना भी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको तोड़कर उसको सिंपल फॉर्म में, सिंपल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म में सॉइल के अंदर मिला देना, इसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन। तो पहले हम डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन लिखते हैं और उसके बाद में इसके स्टेप्स की बात करेंगे। डिकम्पोजिशन, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स organic waste into simple inorganic form। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना और सॉइल में उसको डिसॉल्व कर देना ताकि प्लांट्स वापस उन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर पाए। अब डिकम्पोजिशन का जो रॉ मटेरियल है दैट इज ऑर्गेनिक वेस्ट। जैसे हमने बताया भाई डिकम्पोजिशन किसके ऊपर होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर होता है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है? इसके अंदर में प्लांट और एनिमल्स के जो वेस्ट होते हैं, जो वो डिस्कार्ड करते हैं रेगुलरली, वो वेस्ट इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें लीव्स, जो प्लांट्स से गिर रही होती हैं, लीव्स नीचे जमीन पर लीव्स गिरती हैं और वहां पे जाकर के डिकम्पोज हो रही होती हैं। बार्क, जो प्लांट की छाल होती है, कुछ प्लांट्स लगातार अपनी छाल को रिमूव कर रहे होते हैं, तो वो छाल भी क्या होती है या वो बार्क भी क्या होती है? सॉइल में जाके डिकम्पोजिशन में एज अ ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज हो रही होती है। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स का डाइजेस्टिव वेस्ट या फिर हम बताएं फीकल मैटर, जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है या फिर फीकल मैटर एनिमल्स का होता है, वो भी एक तरह का वेस्ट है। इसके अलावा डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, अगर पूरा का पूरा प्लांट मर गया या फिर पूरा का पूरा एनिमल मर गया तो उनकी डेड बॉडी भी तो ऑर्गेनिक वेस्ट बनाती है। तो डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स प्लस एनिमल्स, ये भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट में काउंट किए जाते हैं। ये सब मिलकर के बनाते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेस्ट रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए, इसीलिए इसका एक स्पेसिफिक नाम भी दिया जाता है। इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डेट्राइटस बोला जाता है। जो नेचर में अपने आप बनने वाला ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो नेचुरल इकोसिस्टम में, उसको हम बुलाते हैं डेट्राइटस। अब इस डेट्राइटस को ब्रेक डाउन करना या फिर डिकम्पोजिशन परफॉर्म करना, इसके ऊपर में ये कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इसको कई मल्टीपल स्टेप के थ्रू गुजरना होता है ताकि इसका फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म निकल करके आ सके। तो डिकम्पोजिशन के जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं हम एक एक करके उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला डिकम्पोजिशन का स्टेप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देना। जैसे आपके हाथ में एक पेपर है, अब उसको फ्रेगमेंट्स कर दो, उसको ब्रेक कर दो छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। ऐसे ही डेट्राइटस को पहले छोटे छोटे कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ता है। जैसे हमारे पास में मान लो ये एक डेट्राइटस है, ये एक पत्ता है जो डिकम्पोजिशन में हो रहा है, इसको हमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करना है। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक इसलिए करना है ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। जब कोई चीज फ्रेगमेंट हो जाती है तो इनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करना इसलिए जरूरी है कि जब अगला स्टेप आएगा, जब बैक्टीरिया और फंजाई डेट्राइटस के ऊपर में ग्रो करना चाहेंगे, उसको ब्रेक करना चाहेंगे, तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना अच्छे से बैक्टीरियल एंजाइम और फंगल एंजाइम इस पे एक्शन कर पाएंगे। फ्रेगमेंटेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनका नाम है डेट्रीटिवोर्स।
डेट्रिटिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे एनिमल होते हैं जो इसको च्यू करेंगे। ये जो बड़ा सा डेट्राइटस है इसको फीड करते हैं, च्यू करते हैं, और च्यू करने की वजह से इसको मैकेनिकली फिजिकली ब्रेक करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है, ये कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस। यहाँ पे किसी एंजाइम की मदद नहीं लग रही है, ये डायरेक्ट अपने माउथ से ब्रेक करके, मैकेनिकली ब्रेक करके, फिजिकली ब्रेक करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं। और कौन ब्रेक करता है? डेट्रिटिवोर। जो कॉमन डेट्रिटिवोर होते हैं, अगर हम उनके एग्जाम्पल की बात करें डेट्रिटिवोर ऑर्गेनिजम्स की, तो चींटियाँ, जो एंट्स होती हैं, जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो स्नेल होते हैं, लाउस होते हैं, छोटे मोटे कीड़े होते हैं जो चीज़ों को ब्रेक कर रहे होते हैं, टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं, ये सब डेट्रिटिवोर के अंदर काउंट किए जाते हैं। एक बार फ्रेगमेंटेशन हो जाता है तो इसका सरफेस एरिया डेट्राइटस का काफ़ी इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से अब इसके ऊपर में बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम काफ़ी इजीली वर्क कर पाएंगे। ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन है, लेकिन आपको पता है सिर्फ मैकेनिकली या फिर फिजिकली छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आएंगे। अगर हमें उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है तो एंजाइमेटिक एक्शन ज़रूरी है। तो एंजाइमेटिक एक्शन सेकेंड स्टेप में होता है जिसका नाम है कैटाबॉलिज्म। तो जो सेकेंड स्टेप है दैट इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर में जो डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, तो यहाँ पे जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया प्लस डिकम्पोजिंग फंजाई, वो इस फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस पे ग्रो करेंगे। जो पहले से ही डेट्राइटस छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो गया है, इसके ऊपर फंजाई ग्रो करेगा, जो फंगल हाइफा है वो ग्रो करेगा, और बैक्टीरिया भी ग्रो करेगा, जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया है वो ग्रो करेगा। ये बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं? ये अपने एंजाइम की मदद से इसको केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं या फिर यहाँ पर एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन करते हैं। अब की बार ये मैकेनिकल ब्रेक डाउन नहीं है, अब की बार ये कैसा ब्रेक डाउन है बेटा? एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन या फिर बायोकेमिकल ब्रेक डाउन भी इसको बोला जाता है। बायोकेमिकली ब्रेक डाउन करने के बाद में इसको ये सिंपल ऑर्गेनिक किस में तोड़ देंगे? सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म में प्लस सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में। दो डिफरेंट कंपोनेंट्स अब हमें यहाँ पे मिलने लगेंगे। कुछ कंपोनेंट्स सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म में और कुछ कंपोनेंट्स सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट होने लगेंगे। इसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, क्योंकि यहीं पर पहली बार जो एक्चुअल ब्रेकडाउन हुआ है, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हुआ है, वो यहां पर देखने को मिलता है। थर्ड स्टेप है लीचिंग। जो थर्ड स्टेप हमें याद रखना है, दिस इज लीचिंग। लीचिंग का मतलब होता है वाटर के साथ में, जो पानी के साथ में इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। भाई पानी में इनऑर्गेनिक आयंस सॉल्युबल होते हैं, डिसॉल्वेबल होते हैं, तो जैसे ही पानी के कांटेक्ट में इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं वो उसमें सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, और सॉल्युबलाइज होने के बाद में पानी जब भी कभी सॉइल के ऊपर प्रेजेंट होता है तो ग्रेविटी की प्रेशर में वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो जैसे जैसे पानी नीचे की तरफ मूव कर रहा है सॉइल में, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इस डेट्राइटस के अंदर में प्रेजेंट हैं वो भी पानी के साथ में सॉइल में नीचे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पानी के साथ में या फिर रेनफॉल के साथ में जितना भी इनऑर्गेनिक फॉर्म है जो वाटर में सॉल्युबलाइज हो सकता है, वो वाटर में सॉल्युबलाइज होके सॉइल के नीचे की तरफ मूव करता है वाटर के अलोंग। इसी प्रोसेस को बोला जाता है लीचिंग। सो मूवमेंट ऑफ inorganic ions along with rainwater deep into soil। तो जितना भी इनऑर्गेनिक फॉर्म है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, वो वाटरफॉल के साथ में, रेनफॉल के साथ में सॉइल सरफेस में नीचे की तरफ मूव करते रहते हैं। मान लो ये है सॉइल, यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक आयंस हैं जो पानी के साथ रिजॉल्व हो गए, और पानी के साथ ही नीचे की तरफ सॉइल सरफेस में मूव करते हैं। नीचे जाते जाते सॉइल में आपको पता होगा डिफरेंट लेयर्स वाइज अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जब हम सॉइल का एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो कई सारे डिफरेंट लेयर्स दिखाई पड़ते हैं। जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो उसको बोलते हैं पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक। पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक, जहाँ पे
जो ऊपर से मिनरल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं वो जाके इन बेड रॉक में डिपॉजिट होते जाते हैं। ये मिनरल्स जो हैं ये यहाँ पर सॉइल की सबसे डेप्थ में, सबसे नीचे वाली सरफेस में जाकर के क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं। अब क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स जाकर डायरेक्ट सॉइल के बिल्कुल नीचे वाली लेयर्स में डिपॉजिट हो गए, इसीलिए इन सॉल्ट्स को बुलाया जाता है अनअवेलेबल सॉल्ट्स, कि इन सॉल्ट्स को, इनऑर्गेनिक आयंस को अब डायरेक्टली प्लांट्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इतने नीचे चले गए हैं कि वापस से ये सॉइल में डायरेक्टली नहीं आते हैं, उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। तो लीचिंग के थ्रू जितने भी इनऑर्गेनिक आयंस हैं वो पानी के साथ सॉइल की सरफेस के नीचे जाएंगे और नीचे जाकर के पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक में एज अ अनअवेलेबल सॉल्ट जाकर के डिपॉजिट होते रहेंगे। तो लगातार लीचिंग इस तरह से चलती रहती है। तो ये तीन प्रोसेस हमारे पास में फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म और लीचिंग ऑपरेट कर रहे हैं। एक और चीज याद रखनी है कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये तीनों प्रोसेस एक के बाद एक चलते हैं। ये तीनों प्रोसेस लगातार डेट्राइटस के ऊपर में चल रहे होते हैं। मतलब डेट्राइटस का फ्रेगमेंटेशन भी उसी टाइम पे हो रहा होता है, उसी टाइम पे उसका कैटाबॉलिज्म भी चल रहा होता है, और बीच बीच में जब भी रेनफॉल होता है, पानी का प्रेजेंस आता है, तो लीचिंग भी ऑपरेट कर रहा होता है। तो ये तीनों प्रोसेस सॉइल के अंदर में डेट्राइटस के ऊपर में एक साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसकी वजह से जितना भी ऑर्गेनिक फॉर्म है, ये जो सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म है, ये सॉइल की सरफेस के ऊपर ही रह जाता है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक फॉर्म है वो तो लीचिंग के थ्रू ज्यादातर वो नीचे की तरफ सॉइल में नीचे मूव करने लगता है। इन तीन प्रोसेस के अलावा जो नेक्स्ट दो प्रोसेस बचे हैं, डिकॉम्पोजिशन में भी दो और स्टेप बचे हुए हैं, लेकिन वो जो दो स्टेप हैं वो इन तीनों के साथ में ऑपरेट नहीं करते। उनका जो रेट होता है, उनका जो स्पीड होता है वो काफी ज्यादा स्लो होता है, तो उनको अलग से हमें पढ़ना होता है। अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये काफी तेजी से ऑपरेट करते हैं और साथ में ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट दो प्रोसेस हैं वो अलग से ऑपरेट करते हैं, उनका रेट कंपैरेटिवली काफी स्लो होता है। तो फोर्थ स्टेप, नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन लगातार जैसे जैसे कैटाबॉलिज्म, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग होता है, तो एक ऑर्गेनिक मैटर का बायोमास, एक ऑर्गेनिक मैटर सॉइल की सरफेस पे एक्यूमुलेट होने लगता है, सॉइल की सरफेस पे इकट्ठा होने लगता है, जिसको बुलाया जाता है ह्यूमस। इसी प्रोसेस को, जहां पे एक ह्यूमस नाम का मटेरियल जो कि डार्क कलर का, कोलॉइडल नेचर का, एमॉर्फस नेचर का मटेरियल होता है, वो सॉइल की सरफेस पे लगातार इकट्ठा होता रहता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन का मतलब है ह्यूमस का एक्यूमुलेशन होना, ह्यूमस का सॉइल सरफेस पे एक्यूमुलेशन होना। अब अगर ह्यूमस को बोला जाए, ह्यूमस है क्या, तो ह्यूमस इज एक्चुअली अ कोलॉइडल नेचर का है, एमॉर्फस नेचर का है एंड न्यूट्रिएंट रिच। इसके अंदर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड रहते हैं, क्योंकि इसका कोलॉइडल नेचर है। कोलॉइडल नेचर होने की वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें डिसॉल्व्ड रहते हैं, न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल होता है। अगर इसके कलर की बात करें तो ये काफी ज्यादा डार्क कलर का दिखाई पड़ता है और सॉइल की सरफेस पे ये एक्यूमुलेट होता रहता है। जितना ज्यादा एक सॉइल में ह्यूमस पाया जाता है उतनी ज्यादा उसकी फर्टिलिटी होती है, क्योंकि ह्यूमस के अंदर में इनऑर्गेनिक आयंस, मिनरल्स बहुत ज्यादा भर भर के अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये जो ह्यूमस है इसका फर्दर डिकॉम्पोजिशन करना है भाई। अगर ह्यूमस की बात करें तो इसमें भी अभी ऑर्गेनिक मिनरल्स प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। ह्यूमस का फर्दर डिकम्पोजिशन करने के लिए एक प्रोसेस चलता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन याद रखना, ये जो मिनरलाइजेशन है ये काफी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ह्यूमस को फर्दर ब्रेक डाउन करवा पाना कुछ ही बैक्टीरिया या कुछ ही फंजाई का काम होता है, कुछ ही माइक्रोब्स इसको परफॉर्म कर सकते हैं और काफी स्लो प्रोसेस होता है मिनरलाइजेशन। इसके अंदर में जितना भी ह्यूमस है वो अब पूरी तरह से ब्रेक डाउन किया जाएगा और ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में, मिनरल न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ह्यूमस का ब्रेक डाउन किया जाता है और ह्यूमस को ब्रेक डाउन करके उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी मिनरल आयंस की फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाता है, जैसे नाइट्रोजन की फॉर्म में, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, जो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म है, इनके अंदर में ब्रेक कर दिया जाता है और ये मिनरल्स जाके सॉइल में वापस से डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं मिनरलाइजेशन।
ये जो मिनरल्स हैं इनको प्लांट्स वापस से एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। फिर जब प्लांट की डेथ होगी तो वापस ये स्टेप्स रिपीट होंगे, फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग और ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन।